महर्षि घेरण्य के अनुसार मतस्येन्द्र आसन उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठत्यत्नतः नामृतं वाम पादम हि दक्षिणाजुपरि नश्येत् तत्र वाम्यम कर्पूरम च याम्य करेपि च ध्रुवो मध्ये गताम दृष्टि पीठम मतस्येन्द्रमुच्यते। उदर को पीठ की ओर खींचकर पीठ को सीधा रखते हुए बाएं पांव की एड़ी को बलपूर्वक मोड़कर दाईं जांघ के पास रख ले, उस पर दाईं केहूनी रखें तथा ठुड्डी को दाएं हाथ पर रखकर दृष्टि को भौहों के मध्य भाग में स्थिर कर लें। यह मतस्येन्द्र आसन कहलाता है। बहुत अच्छा अभ्यास। महर्षि घेरण्य ने बहुत ही विधिपूर्वक मतस्येन्द्र आसन के बारे में मंत्र भी लिखा है और उसके अर्थों को भी बताया है। व्याख्या पूर्वक यदि इसको देखा जाए तो इसकी विधि बहुत सरल है। अपने पैरों को पहले सामने फैला लेते हैं। फैला लीजिए फिर से एक बार, पैरों को दोनों फैलाइए। हाँ, इसकी विधि के अनुसार करें जैसा कि महर्षि घेरण्य ने कहा है। अपने दोनों पैरों को पहले सामने फैला लेते हैं और दाहिने पैर को मोड़कर, दाहिना पैर मोड़िए, जमीन पर बाएं घुटने की बगल में बाहर की ओर रखते हैं। बहुत अच्छा। शरीर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर की अंगुलियों को सामने की ओर रहेंगी, बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखते हैं पीछे। इसमें एक पैर उठा हुआ रहता है। अब जो पैर उठा हुआ है उसकी विपरीत भुजा को छाती और घुटने के बीच में ले जाते हुए इसे एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा अभ्यास। और पीछे वाला हथेली को कमर के पास ले आइए। हाँ, शरीर एकदम सीधा रखिए। हाँ। इसके बाद केहूनी से घुटने की शरीर के तरफ दबाते हुए हाथ को सीधा करके पैर या टखने को इस प्रकार पकड़ते हैं कि दाएं घुटना कांख के पास रहे। बहुत अच्छा अभ्यास। दाहिनी भुजा को सामने की ओर फैलाकर दृष्टि को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं। दाईं भुजा धड़ और सिर को एक साथ घुमाते हुए धीरे से दाईं ओर मुड़ते हैं। सिर झुका हुआ न रहे, शरीर सीधा पीछे की ओर देखिए। धड़ को पीठ की मांसपेशियों का उपयोग किए बिना यथासंभव मोड़ने के लिए बाईं भुजा से दाएं घुटने पर दबाव डालते हुए इसका उपयोग एक उत्तोलक की भांति करते हैं। दृष्टि को बाएं हाथ का अनुसरण करते हुए घुमाएं और कंधों के ऊपर से पीछे की ओर देखें और गर्दन घुमाइए कंधा के ऊपर रखते हुए। ठुड्डी को और उठाइए। हाँ, कंधे के पीछे को ले जाते हैं। पीठ में तनाव उत्पन्न न होने दें। दाईं केहूनी को मोड़कर बार बार इसे बदलते रहें, करते रहें। दाईं केहूनी को मोड़कर भुजा को कमर के पृष्ठभाग के चारों ओर लपेट लें। हाँ, ये जैसे इस आसन को जब करेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई सर्प किसी को लपेट करके बैठे हुए हैं। दाहिने केहूनी को मोड़कर भुजा को कमर के पृष्ठभाग के चारों ओर लपेट लें। दाहिने हाथ के पीछे का भाग दाईं कमर के चारों ओर लिपट जाए। वैकल्पिक रूप में इसे स्कंदवासियों के मध्य रखा जाता है। अंगुलियां ऊपर की ओर रहें। हाथ को यथासंभव ऊपर ले जाएं। हाथ की यह स्थिति मेरुदंड को सीधा रखने में सहायक होती है। इस अभ्यास में कहा गया है ध्रुवो मध्यगताम दृष्टि, भ्रू मध्य में अपनी दृष्टि को केंद्रित करना। बार बार करते रहिए, आप भी करते रहिए। इसके बाद कुछ समय तक सामान्य श्वास लेते हुए इसी अवस्था में रुके रहिए। फिर पैरों को बदलकर यही क्रिया विपरीत दिशा में करते हुए यह अर्धमध्यासन कहा जाता है। लगातार करते रहिए। श्वास जब धड़ सामने की ओर रहता है तब श्वास लें। धड़ को मोड़ते हुए श्वास को छोड़ें। अंतिम स्थिति में बिना जोर लगाए धीमी गहरी श्वास लें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते हुए श्वास को अंदर की ओर खींचें। दोनों को एक एक बार करें। धीरे धीरे प्रत्येक तरफ शरीर को या 2 मिनट या 30 श्वास तक रखने का प्रयास करें। इसे 2-2 मिनट तक होल्ड करने का विधि महर्षि घेरण्य ने बताया है।
30 सेकंड से शुरू करके आप इसे 2 मिनट तक होल्ड करें, रुके रहे वह स्थिति में, सांस की गति सामान्य रहेगी। फिर करिए। सजगता, मेरुदंड को सीधा रखने तथा अंतिम स्थिति में श्वास के साथ पेट की गति पर सजगता रहे। आध्यात्मिक रूप से एकाग्रता आज्ञा चक्र पर रहती है। यहाँ ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र और पीठ को पीछे करिए। जहाँ पर बिंदी लगा रही है वहीं पर ध्यान को केंद्रित करिए, आज्ञा चक्र पर, मनस चक्र पर, जिसे यहाँ पर भ्रू मध्य दृष्टि के नाम से संबोधित किया गया है। क्रम, इस आसन का अभ्यास आगे एवं पीछे झुकने वाले आसनों के अभ्यास के बाद करना चाहिए। सावधानियाँ, महिलाएं 2-3 महीने के गर्भ के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें, अर्थात 2 से 3 महीने की यदि प्रेगनेंसी है तो उसके पहले ही इसे करना छोड़ दें। पेप्टिक अल्सर, हर्निया या हाइपरथायराइड से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। जिन्हें हृदय रोग है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय से निकलने वाली धमनियों और कशेरुकाओं पर अधिक जोर पड़ता है। साइटिका या स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से बहुत लाभ हो सकता है, किंतु उन्हें यह अभ्यास बहुत सावधानी से करना चाहिए। साइटिका और स्लिप डिस्क में इस अभ्यास को नियमित रूप से 8 से 10 बार रोज करना चाहिए। लाभ, यह आसन लीवर मूत्राशय को सक्रिय बनाता है। जिन लोगों के शरीर के भीतर इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, एक बार और करें, जैसे कि जिनको शुगर की बीमारी हो गई है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जिन्हें मधुमेह की बीमारी होती है, यह अभ्यास उनके शरीर में अग्नाशय को सक्रिय बनाकर इंसुलिन के उत्पादन में सहयोग देता है। इसलिए यह अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए एक तरह का रामबाण दवा है। इस अभ्यास में इस शरीर को मोड़ते हैं, जिसके कारण आंतों, आमाशय एवं पाचन संस्थान की मालिश होती है तथा पाचन संस्थान संबंधी रोगों का निवारण होता है। यह आसन पीठ एवं पेट के एक अर्ध भाग की मांसपेशियों का विस्तार करते हुए दूसरे अर्ध भाग की मांसपेशियों को संकुचित करता है। यह मेरुदंड के स्नायुओं को स्वस्थ बनाता है। इसमें कपालभाति भी लगाती रहें तो इसका इंस्टेंट लाभ मिलेगा। पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। कटी वेदना यानी कमर में दर्द है, वात रोग है, गैस बन रहा हो, मांसपेशियों की जकड़न हो, उसे यह दूर करता है। आसन्न कशेरुकाओं में अस्थि उद्वर्ध पनपने की प्रवृत्ति को कम करता है। बहुत अच्छा। स्लिप डिस्क का रोग यदि गंभीर अवस्था में न हो तो सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करने से लाभदायक सिद्ध होता है। यह आसन अधिवृक्क ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि और पित्त के स्राव का नियमन करता है। विशेष निर्देशन में जब तक बिना किसी असुविधा के इसका अभ्यास कर सकते हो। इसका उपयोग साइनोसाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, कोलाइटिस, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं को मूत्र निष्कासन प्रणाली से संबंध रोगों का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगोपचार के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह अभ्यास नियमित रूप से लगातार आप 8 से 10 बार करने का प्रयास करेंगे।